नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मे एक्सप्लेनर पे। तो गाइस, हम आज एक ऐसे मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें हमारे हीरो के पास टेलीपोटेंशियल की शक्तियां होने वाली हैं। तो भाइयों, चलो कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक शहर के बारे में बताया जाता है जहाँ के लड़के लोग काफ़ी ज़्यादा हरामी टाइप से होते हैं और वे लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए दूसरे लड़कों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं और पीटते भी हैं। और वहीं हमारे हीरो वोंग जो ऑक्सियो को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी डरपोक किस्म का होता है, क्योंकि वह जिस लड़की से प्रेम करता है उससे अपने प्रेम का इजहार भी नहीं किया जाता। और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही हरामी लड़के होते हैं जो कि वोंग को पकड़ के ब्रिज पे मार रहे होते हैं। वह उसे इतना मारते हैं कि वह अधमरी हालत में आ जाता है और फिर वे लड़के उसे मारने के बाद ब्रिज से नीचे समंदर में उसे फेंक देते हैं, जिसके बाद वोंग समुद्र में डूब जाता है। और फिर हमें वोंग को दिखाया जाता है जिसके बॉडी में कोई चमकीला चीज दिखाई दे रहा होता है जो कि सुपर क्यूब होता है और उस सुपर क्यूब का पावर उसके डीएनए में घुल रहा होता है, जिसकी वजह से वह अपने इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट हो सकता है। और जब वोंग के शरीर के अंदर सभी पावर्स आ जाती हैं तो हमारा वोंग तलवार लेके खड़ा हो जाता है और वह तैयार हो जाता है अपने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, क्योंकि वह जानता है कि सुपर पावर के साथ सुपर कठिनाइयां भी आती हैं। और फिर हमें अगले सीन में वोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल जा रहा होता है और उसके स्कूल पहुंचने के बाद उसे यह पता चलता है कि उसके स्कूल में तो दुनिया का सबसे खतरनाक गेम खेला जा रहा है जिसका नाम होता है ट्रूथ और डेयर। इस गेम में आप हारने वाले से कुछ भी पूछ सकते हो, यहाँ तक कि उसके पर्सनल लाइफ की भी बातें पूछ सकती हो और उस प्लेयर को सब कुछ सच सच बताना होगा। और शायद से इसी वजह से इस गेम को दुनिया का सबसे खतरनाक गेम भी कहा जाता है। और फिर सभी लोग मिलके वह गेम खेलने लगते हैं। बारी होती है एक लड़की की जो कि काफी सावधानी पूर्वक अपना चाल चल रही होती है, लेकिन फिर भी वह हार जाती है। और फिर सभी लोग चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते हैं, शेनियाओ तुम तो हार गई। शेनियाओ भी उत्तर में बोलती है, हाँ यार मैं तो हार गई फिर से, ये तो काफी कठिन था। और फिर वोंग सोचने लगता है कि शेनियाओ जब हाई स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आई थी तभी चेंगबेई हाई स्कूल के दो गैंग्स की नजर इसके ऊपर पड़ गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों गैंग्स वालों ने आपस में ही मारकाट करना शुरू कर दिया था। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चश्मे वाला लोंडा शेनियाओ से पूछता है, शेनियाओ क्या तुम तैयार हो हमारे प्रश्न का जवाब देने के लिए? और तभी चश्मे वाला लौंडा शेनियाओ से प्रश्न पूछ ही लेता है। वह पूछता है कि शेनियाओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है और तुम्हें बताना ही होगा कि कौन है। और तभी शेनियाओ शर्माते हुए बोलती है, कहती ये तो काफी घटिया सवाल है, क्या मुझे इसका जवाब तुम लोग के सामने ही देना होगा? शेनियाओ का जवाब सुन के वह चश्मे वाला लड़का बोलता है, बिल्कुल तुम्हें बताना ही होगा, क्योंकि इस गेम का रूल है जो इस गेम में हारेगा वह सच बोलेगा, इसलिए हम लोग के सवाल का जवाब दो। और फिर वोंग भी उस चश्मे वाले लड़के के समर्थन में होके बोलता है, कहता है हाँ तुम्हें तो बताना ही होगा, जो हमने पूछा है उसका जवाब दो तुम। और सभी लोग शेनियाओ को देख के एक अजीब सा फेस बनाने लगते हैं, जिसको देख के तो शेनियाओ शर्मा सी जाती है। और फिर शेनियाओ बोलती है, कहती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम है वोंग जियो ऑक्सियो। इतना सुनते ही सब लोग बोलते हैं, क्या तुम सच बोली हो, तुम वोंग से प्यार करती हो? और इतना सुनने के बाद तो वोंग की गांड ही फट जाती है। और तभी चश्मिश बोलता है, शेनियाओ तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? इतने में वोंग बोलता है, कहता है यार मेरी तो गांड ही फट गई थी यार, ये सुन के कि ये मेरे से प्यार कर रही है, वो तो ठीक हुआ कि ये मुझसे मजाक कर रही थी, नहीं तो मैं मर ही जाता। और तभी शेनियाओ बोलती है, कहती कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें जूनियर हाई स्कूल से ही पसंद करती हूँ। और तभी चश्मिश बोलता है, सच में तुम इससे प्यार करती हो? इस बार वोंग समझ चुका था कि शेनियाओ सच बोल रही है, वह सच में मुझसे प्रेम करती है। वोंग सोचता है कि मैं इसे सालों से पसंद कर रहा था, लेकिन ये भी मुझे पसंद करती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और फिर हमें वोंग को दिखाया जाता है, वोंग तो बिल्कुल पसीने से भीग चुका होता है, उसके हाथ पैर कपकपा रहे होते हैं, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या करे, वो घबराए या खुश हो इस बात पे। और फिर हमें अगले सीन में वोंग को दिखाया जाता है जो कि चीख चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे कोई पीट रहा होता है, और ये वही गैंगस्टर होते हैं जो कि शेनियाओ के पीछे पड़े हुए हैं। और तभी वह आदमी वोंग से बोलता है कि हमारे बॉस जिस लड़की से प्यार करते हैं तुम तो उसी लड़की को पटा रहे हो, अब तो तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तभी वोंग उसके लीडर को गालियां देने लगता है। उसके गैंग का जो लीडर होता है वह गाड़ी पे बैठ के सुट्टा मार रहा होता है। फिर वह बोलता है कि वाह बेटा तुम हमको गाली दे रहे हो, शायद से तुम्हें ये पता नहीं कि मैं चेंगबेई कॉलेज का सबसे बड़ा गैंगस्टर हूँ। और तभी वोंग के पास शेनियाओ कॉल करती है जिसको उस गैंग का लीडर उठाता है और बोलता है, याओ याओ तुम्हें तो बड़ी दिन बाद देखा मैंने, कैसी हो तुम? और तभी उसकी रिप्लाई में याओ याओ बोलती है, ओए क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या ये वोंग का फोन नहीं है? और इस गैंग के लीडर का नाम है संजू। तो संजू गाइस बोलता है कि एक मिनट जरा रुकोगी याओ याओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो कि तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। और तभी संजू फोन को वोंग की तरफ करता है जिसको याओ याओ देख के काफी ज्यादा परेशान
जान हो जाती है क्योंकि वोंग को काफी ज्यादा पीटा गया था, उसकी आंखें सूज गई थी। और तभी संजू याओ याओ से बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार कर लो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और फिर वोंग को देख के उसके गैंग के मेंबर्स काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसको देख के शेनियाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह बोलती है क्या किया तुमने वोंग के साथ। और तभी वोंग को एक आइडिया सूझता है, वह अपनी दूसरी आंख को खोलता और एक अलग सा लुक देता है, जिसको देख के गैंग के मेंबर्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या करने वाला है वोंग। और तभी वोंग अपने सर को पीछे ले जाता है और एक जोरदार अटैक उसके सर पे करता है, जिसकी वजह से वोंग उसके हाथों से छूट जाता है और वह ब्रिज से नीचे गिरने लगता है। और तभी संजू यीशु से बोलता है तुमने ये क्या कर दिया, तुमने उसे नीचे क्यों फेंका, हमें उसे जान से नहीं मारना था। और फिर यीशु बोलता है कि बॉस उसने मेरे ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से वो मेरे हाथों से छूट गया और नीचे गिर गया। और फिर वोंग को दिखाया जाता है जिसको तैरना नहीं आता और वह समंदर की गहराइयों में डूबता हुआ चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद उसकी सांसें भी फूलने लगती है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि बस मैं अब मरने वाला हूँ। और तभी उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जिसके बाद उसे सेनियाओं की याद आने लगती है। वह सोचता है कि अगर मैं मर गया तो सेनियाओं की मदद कौन करेगा, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा गैंगस्टर पड़े हुए हैं। और फिर वोंग अपनी आंखों को खोलता है तो वो जब अपने बगल में देखता है तो कुछ दूरी पर उसे एक चमकीला चीज दिखाई देता है। तो वो उसे देखने के लिए उसके पास में जाता है तो उसे पता चलता है कि ये एक क्यूब है जो कि काफी अधिक चमक रहा होता है। वह उसको देखने के लिए हाथों से उठा लेता है और तभी उसके हाथों से वह क्यूब फिसल जाता है और उसके बॉडी के अंदर जाने लगता है। और वोंग अपने बॉडी में क्यूब को जाता हुआ देख के काफी ज्यादा डर जाता है। और वहाँ ऊपर ब्रिज पे खड़े होकर सभी गैंग्स के मेंबर उसे देख रहे होते हैं कि वह अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया, कहीं वो मर तो नहीं गया। और फिर हमें वोंग को दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर काफी ज्यादा छटपटा रहा होता है, क्योंकि क्यूब की एनर्जी उसके बॉडी में समाहित हो रही थी और उसे काफी ज्यादा जलन हो रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्यूब की सभी एनर्जी उसके अंदर समाहित हो चुकी है और उसके डीएनए का प्रवाह विपरीत दिशा में हो चुका है, जिसकी वजह से वह अपने इच्छा अनुसार कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। और फिर वोंग अचानक से कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाता है। जब वो देखता है अपने आसपास तो वो बोलता है कि ये क्या, मैं तो पानी में था, मैं हवा में कैसे आ गया। और फिर वोंग नीचे गिरने लगता है, जिसके बाद तो उसकी पूरी फट जाती है, वह काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वह जंगल में भी टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर कुछ देर बाद वह अपने शहर के ऊपर टेलीपोर्ट होता है। और फिर वह गिर ही रहा होता है कि उसको काफी ज्यादा डर लगने लगता है, उसकी आंखें तो बाहर आने लगती हैं। और फिर जैसे ही वह जमीन में टकराने वाला था वह तुरंत वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह बोर्ड से टेलीपोर्ट होकर सीधे बेंच पे गिरता है। उसे हल्का सा ही चोट लगता है और वह बेंच से उठ के इधर उधर देखने लगता है कि मैं कहाँ पे पहुंच गया हूँ। और फिर वह सोचने लगता है कि अभी 1 मिनट पहले मैं पानी में था और इतनी जल्दी मैं स्कूल में कैसे आ गया। तो भाइयों हमारा यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। तो भाइयों पिछली वीडियो में हमने देखा कि उन गैंग के मेंबर द्वारा वोंग को समंदर में गिरा दिया जाता है, जिसके वजह से उसे एक मैजिकल क्यूब मिल जाता है, जिसके वजह से उसे टेलीपोर्टिंग की शक्तियां भी मिल जाती हैं। और फिर वह कभी आसमान में तो कभी जंगल में और ऐसे करके शहर में भी टेलीपोर्ट करता है। और फिर जब वह जमीन पे गिरने ही वाला था तभी वह स्कूल के बेंच पे टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हल्की सी चोट लगती है पर उसे कुछ होता नहीं। और अब चलो इसके आगे देखते हैं। तो भाइयों वोंग के टेलीपोर्टिंग के दौरान जब वह स्कूल के बेंच पे जोरों से गिरता है तो उसकी आवाज स्कूल के बाहर तक भी जाती है, जिसको सुन के बाहर खड़ा वॉचमैन चौंक जाता है। और वह वॉचमैन सोचने लगता है कि यह किस चीज की आवाज थी, क्या स्कूल में अभी भी कोई है। और इसका पता लगाने के लिए वह स्कूल के अंदर जाने लगता है और फिर वह हर एक क्लास के बाहर कौन है करके पूछता भी रहता है, लेकिन उधर से रिस्पॉन्स ना आने के कारण वह हर एक क्लास के अंदर टॉर्च मार के देखने लगता है। और तभी उन्हें एक क्लास में वोंग दिखाई देता है। वह बोलते हैं आप अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर इसी दौरान हमें उस गैंग को दिखाया जाता है जो कि ब्रिज पे खड़े होके पानी में देख रहे होते हैं। उसमें से एक बंदा सोचता है क्या अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ जो वह अभी तक बाहर नहीं आया। और तभी यीशु अपने बॉस से पूछता है बॉस हमें क्या करना चाहिए। और तभी उस गैंग का लीडर जिसका नाम होता है संजू, वह बोलता है कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है, जल्दी से जाके नीचे उतर के उसे ढूंढो। और तभी यीशु अपने बॉस से बोलता है बॉस आज रात काफी ज्यादा ठंड है, तो क्या हमें इसके आगे यीशु कुछ कह पाता कि तुरंत उसका बॉस जिसका नाम होता है संजू वह बोलता है कि तुम एकदम से मूर्ख हो, मैंने केवल उसको डराने को बोला था ना कि उसे जान से मारने को, तो इसलिए तुम तुरंत के तुरंत जाओ और उसे ढूंढो, नहीं तो हमारे ऊपर मर्डर का आरोप आ जाएगा। संजू उन सभी से बोलता है कि जाओ और नीचे उतर के उसे ढूंढो। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वॉचमैन वोंग से पूछता है क्या आप क्लास में पढ़ाई करते वक्त सो गए थे जिसकी वजह से आप इसी कमरे में बंद रह गए। और फिर वॉचमैन वोंग को ध्यानपूर्वक देखता है जिससे उसे यह पता चलता है कि वोंग के कपड़े तो गीले हैं। और फिर
वॉचमैन वोंग से पूछता है कि क्या तुम बिल्कुल लापरवाह हो चुके हो, तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हुए। और फिर वोंग बोलता है कि मैं तो पानी पी रहा था, ये तो थोड़ा सा पानी गलती से मेरे ऊपर गिर गया जिसकी वजह से ये हो गया। खैर ये सब छोड़िए सर, मैं जा रहा हूँ। और फिर वोंग अलविदा बोल के जाने लगता है। और फिर वोंग को जाता हुआ देख वॉचमैन सोचता है कि आखिर पानी पीने से इतना गीला कौन हो सकता है, आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर हमें उस गैंग को दिखाया जाता है जो कि पानी में घुस के वोंग को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वोंग उन्हें कहीं नहीं मिल रहा होता है। एक बंदा बोलता है कि आखिर ये बंदा गया कहाँ, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। और तभी उसके बगल का बड़े बालों वाला लोंडा बोलता है कि यार पानी तो काफी ज्यादा ठंडा है। और फिर इन्हें वोंग को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा समय हो जाता है। फिर एक बंदा बोलता है यार मैं तो आधे घंटे से वोंग को ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। साथ ही वह अपने गेंदों को जमा भी रहा होता है। उसके बगल में खड़ा हुआ बड़े बालों वाला लड़का बोलता है कहीं ये लड़का एक्वामैन तो नहीं है। तभी उसके बगल वाला लड़का बोलता है शांत रहो और उसे खोजते रहो। इसी दौरान हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोंग अपने घर पे पहुंच चुका होता है। वह अपने एसी को ऑन करके बिस्तर पे लेटा हुआ होता है। वोंग सोचता है कि क्या टेलीपोर्टिंग संभव है। मुझे हालांकि अच्छे से याद है कि मैं पहले क्यूब के अंदर गया और फिर मुझे कहीं टेलीपोर्ट कर दिया गया। मेरे हिसाब से यह सब क्यूब के कारण हुआ था। और तभी रहस्यमयी तरीके से किसी की आवाज आती है जो कि बोलता है बिंगो। तभी वोंग काफी ज्यादा डर जाता है। वह बोलता है कौन था। वोंग के इतना बोलते ही वह फिर से कहीं टेलीपोर्ट होने लगता है जिसकी वजह से वोंग और भी ज्यादा डर जाता है और फिर वह जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी वह जमीन पे गिर जाता है और वह देखता है कि वह एक कमरे में आ चुका है। और तभी वह आवाज फिर से आने लगती है। वह बोलती है कि मैं ही था जो आपसे बात कर रहा था माय लॉर्ड। और वह आवाज वोंग से बोलती है कि मैं हूँ अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम और मेरा नाम है होरा ड्रिक। और तभी वोंग बोलता है कि कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है। और फिर वोंग उससे पूछता है कहीं तुम एलियन तो नहीं जो कि मनुष्य के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको किडनैप करते हो, या फिर ये सिर्फ मेरा भ्रम है। और वह आवाज फिर से आती है और वह बोलता है कि यह कोई आपका भ्रम नहीं, ना ही मैं कोई एलियन हूँ, यह एक क्यूब स्पेस है जिसके अंदर आप हैं माय लॉर्ड। और जबकि इसके आंतरिक भाग में 3x3 वर्ग मीटर का पोर्टेबल जगह भी है। और अब वोंग बिल्कुल शांत हो चुका होता है क्योंकि वह जान चुका होता है कि यह सब कुछ सच है और वह एक क्यूब के अंदर है। वह उस क्यूब को छू कर देखने लगता है और फिर वोंग बोलता है क्यूब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे बाहर निकालो। और फिर क्यूब बोलता है आप किसी भी समय बाहर जा सकते हो हे लॉर्ड, लेकिन आपको सटीक टेलीपोर्टेशन स्थान को नियंत्रित करना सीखना होगा। वोंग बोलता है आपका मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी क्यूब एक मैप दिखाता है जो कि टेलीपोटेंशियल क्षेत्र का होता है। क्यूब वोंग से बोलता है कि सीधे शब्दों में कहूँ तो आप स्वयं को क्यूब के बीच के 15 मीटर के अंदर कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। क्यूब वोंग से बोलता है कि हालांकि आपको स्वयं को आकाश में दोबारा से टेलीपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि क्यूब अपनी ऊर्जा समाप्त कर रहा है और हर एक टेलीपोटेंशियल के बीच लगभग 1 मिनट का गैप रहता है। और फिर वोंग क्यूब के अंदर टेलीपोर्ट करता है लेकिन वह गलती से 15 मीटर से ऊपर आसमान में टेलीपोर्ट हो जाता है और वह गिरने लगता है। काफी रफ्तार में आने की वजह से वह जमीन पे गिर जाता है जिसकी वजह से उसके खोपड़ी से उसके दोनों आंख बाहर आ जाते हैं और वह तुरंत ही मर जाता है। और तभी क्यूब वोंग से बोलता है क्या तुम खुद को फिर से 15 मीटर रेंज से ऊपर आसमान में टेलीपोर्ट करना चाहते हो, इससे तुम मर सकते हो। इसका यह मतलब होता है कि वोंग अभी मरा नहीं है, वह अभी जिंदा है। ये जो दिखाया गया था कि वोंग मर गया वो तो एक वीडियो था जो कि क्यूब ने वोंग को समझाने के लिए प्ले की थी, जिसको देख के वोंग बोलता है ओ शिट, इतनी खतरनाक व्यवस्था, क्या तुम लोगों को मरवाने की कोशिश कर रहे हो। और वोंग को भी समझ में आ जाता है कि मुझे आकाश में टेलीपोर्ट नहीं करना है, नहीं तो मैं गिरने के बाद सीधे ही मर जाऊंगा। वोंग क्यूब से बोलता है कि आप तो कह रहे थे कि आपकी शक्तियां खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी आप यह कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि आप अजय यूनिवर्स सिस्टम हैं। और तभी क्यूब बोलता है मैं कोई अजय यूनिवर्स सिस्टम नहीं हूँ, मैं तो अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम हूँ। तभी वोंग बोलता है तो क्या फर्क पड़ता है, यह कुछ लंगड़े बच्चों के शो जैसा लगता है, आप मुझे बताइए कि मैं सटीक लोकेशन कैसे पता लगाऊं। और फिर क्यूब बोलता है हे लॉर्ड, क्या आपने इसे पहले से ही महसूस नहीं किया। और फिर क्यूब उसे छठी इंद्रिय के बारे में बताता है। तो भाइयों हमारा यह एपिसोड भी यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। तो भाइयों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि होरा ड्रिक ने वोंग को बताया था कि आपको क्यूब के अंदर 15 मीटर रेंज से ऊपर टेलीपोर्ट नहीं करना है, लेकिन वोंग फिर भी 15 मीटर से ऊपर आसमान में टेलीपोर्ट कर जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि वह जमीन पे गिर के मर जाता है। और फिर बाद में हमें यह बताया जाता है कि वोंग मरा नहीं होता, वह तो क्यूब के द्वारा चलाई गई एक होलोग्राम वीडियो होती है, जिस वीडियो को वोंग देख रहा होता है और वह होरा ड्रिक को खरी खोटी सुनाने भी लगता है। और फिर होरा ड्रिक वोंग से उसकी
छठी इंद्रियों के बारे में बताता है जिससे वह सटीक लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो सकता था। तो चलो भाइयों अब इसके आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पे वोंग को दिखाया जाता है जो कि होराड्रिक से पूछता है क्या छठी इंद्रिया, मुझे तो छठी इंद्रियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और तभी होराड्रिक वोंग को समझाने लगता है और उसे बताता है कि यह एक प्रकार का माइक्रो रेडिएशन है जिसे परफॉर्म करने के लिए आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना है और अपने आसपास के सभी वस्तुओं को महसूस करने की कोशिश करना है, जिसके वजह से आप क्यूब रियलम के अंदर से ही सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और हाँ, आपको इस प्रोसेस में जिस बॉडी पार्ट का यूज करना है वह आपकी आंखें नहीं है बल्कि है आपकी सेंस एबिलिटी। और हमारे थ्योरी के हिसाब से आप 15 मीटर के रेंज के अंदर कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और फिर वोंग जब इस एबिलिटी को ट्राई करता है तो वह देखता है कि उसके कमरे में केवल उसका क्यूब है जो कि उसके बेड पे पड़ा होता है। और यह देख के वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। वह सोचता है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं क्यूब के अंदर से बाहर के सभी वस्तुओं को देख सकता हूँ, ये तो अविश्वसनीय है। और तभी वोंग जब अपने हाथों को देखता है तो वो और भी चौंक जाता है। वह बोलता है हे भगवान, ये क्या, मैं तो अपने हाथों के अंदर की हड्डियों को भी देख सकता हूँ, यहाँ तक कि उसके अंदर बह रहे खून को भी देख रहा हूँ। और तभी वह लिविंग रूम की तरफ देखता है जहाँ उसे दीवार की आर पार दिखाई दे रहा होता है, जिसको देख के वह और भी चौंक जाता है। वह सोचता है कि ये तो काफी खतरनाक है, मैं तो वस्तुओं के आर पार भी देख पा रहा हूँ। और फिर वह दीवार के आर पार देखने लग जाता है जहाँ उसे रसोई के अंदर नलकी से गिर रहे पानी की हर एक छोटी सी बूंद भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और फिर वोंग जब सोफे के नीचे देखता है तो उसे एक छोटी सी बटन भी एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है, जिसका यह मतलब है कि वोंग अब छोटी सी छोटी वस्तु को भी क्लियरली देख सकता है। और फिर वोंग अपने माता पिता को देखता है जो कि ठीक 11:40 पे अपने कमरे में सोने के लिए चले गए होते हैं। और फिर वोंग जब अगले कमरे में देखता है तो उसे एक लड़का वीडियो गेम खेलते हुए दिखाई देता है। और फिर वह इसी प्रकार से अपने आसपास वाले कमरे को भी एक्सप्लोर करने लगता है क्योंकि उसे इसमें काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। और फिर वोंग जब बाहर की तरफ देखता है तो उसे एक कैट रेलिंग पे वॉक करती हुई दिखाई देती है, जिसे देख के वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वह इस कैट के अंदर के बॉडी पार्ट्स को देखने वाला था। और वह सोचता है कि मैं हालांकि पशुओं का डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन यह देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और वह जैसे ही बिल्ली के बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए उसके करीब जाता है तुरंत से बिल्ली मुड़ के उसे देखने लगती है, जिसको देख के वोंग तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह सोचता है ये कैसे हो सकता है, ये बिल्ली तो मेरी सेंसिबल एबिलिटी को भी पहचान गई और मुझे देख रही है। और तभी होराड्रिक वोंग से बोलता है कि माय लॉर्ड, आपने तो विश्व को समझने के लिए माइक्रोवेव रेडिएशन का उपयोग करना चुन लिया है, जिसकी वजह से अब आप बाहर टेलीपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि बस आपको एक सटीक लोकेशन ढूंढना है जहाँ पे आप सुरक्षित टेलीपोर्ट कर सकें। और फिर वोंग बोलता है बस सटीक लोकेशन ढूंढना है और टेलीपोर्ट होना है। इतना कहने के बाद वह सोचता है और फिर वह टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर वोंग जब टेलीपोर्ट हो जाता है तो बोलता है ये तो काफी आसान था, इसको मैंने पहले भी किया है। और वह जब इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मेरा कमरा है ही नहीं। और यह जानने के बाद वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसके तो पसीने छूटने लगते हैं। वोंग सोचता है कि शायद से जब मैं टेलीपोर्ट कर रहा था तब मैं नीचे लिविंग रूम को देख रहा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता ये किसका रूम है। और तभी वोंग को याद आता है कि हमारे घर के नीचे जो एक महिला रहती है जो कि एक ऑफिस वर्कर है, यह उसी का घर है। और यह सब जानने के बाद वोंग तो काफी ज्यादा डर जाता है, उसके सर से पसीने छूने लगते हैं। वह यहाँ से जल्दी निकलना चाहता था। और तभी उस लेडी का आवाज आता है, वह बोलती है जियाओ ओलियो, क्या आप मेरे लिए लिविंग रूम से तौलिया ला सकते हैं। और तभी वोंग के पीछे वाले कमरे से जियाओ ओलियो बोलता है ठीक है ला रहा हूँ। और यह सब सुन के वोंग तो काफी ज्यादा डर चुका होता है। और वह जब देखता है उसके पीछे ही तौलिया पड़ी होती है तो यह देख के उसकी गांड तो पूरी फट जाती है। और तभी वह लेडी बोलती है क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे, जल्दी लेके आओ तौलिया मेरे डार्लिंग। और तभी जियाओ ओलियो बोलता है बस थोड़ी देर रुको, मैं लेके आ रहा हूँ तौलिया। लेकिन वह लेडी तौलिया लेने के लिए बाहर आने लगती है, जिसको देख के वोंग काफी ज्यादा डर जाता है। वह अपना सर पकड़ के दबाने लगता है, वह चिल्लाते हुए बोलता है पागल क्यूब, जल्दी से मुझे वापस टेलीपोर्ट करो। और तभी होराड्रिक वोंग से बोलता है कि गुस्ताखी के लिए माफ कीजिए माय लॉर्ड, लेकिन आपको वापस से टेलीपोर्ट होने के लिए 35 सेकंड शेष है। यह सुनने के बाद वोंग बोलता है क्या 35 सेकंड, क्या तुम मेरे साथ कोई घटिया मजाक कर रहे हो। और तभी वोंग सोचने लगता है कि मैं यह क्या करने जा रहा हूँ, मैं तो बहुत ही खराब हूँ। और तभी वह लेडी उस रूम में आ जाती है जिस रूम में वोंग था, लेकिन लेडी के आने से पहले ही वोंग सोफे के पीछे जाके छुप जाता है। लेडी तौलिया ढूंढने लगती है लेकिन उसे तौलिया नहीं मिलता। और फिर वह पूछती है तौलिया कहाँ है, जिसके बाद उसे सोफे पे तौलिया पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसको लेने के लिए वह जैसे ही जाती है वोंग को उस लेडी की चप्पल की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसको सुन के वह काफी
काफी ज्यादा डर जाता है। वह अपने दोनों हाथों से मुंह को पकड़ लेता है और सोचने लगता है, हे भगवान, या मुझे ना देख पाए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और फिर वोंग क्यूब से बोलता है, हे पागल आदमी, क्या कूल डाउन टाइम समाप्त हो गया? जल्दी से मुझे वापस भेजो। और तभी क्यूब बोलता है, 10 सेकेंड का कूल डाउन टाइम बचा है शेष माई लॉर्ड। और होराड्रिक की यह बात सुन के वोंग मानो सदमे में चला जाता है। वह सोचता है कि मेरी जिंदगी तो अब बर्बाद हो चुकी है। वह सोचने लगा कि कल के न्यूज में निकलेगा कि एक वितरित छात्र रात में एक महिला के अपार्टमेंट में घुस गया। और तभी वोंग के पीछे से चरमराहट की आवाज आती है, जिसको सुन के वह लड़की घूम जाती है। और तभी वोंग तो काफी ज्यादा डर जाता है। वह सोचता है कि अब तो मैं गया। वह लड़की जब पीछे घूम के देखती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। वह समझती है कि जियाओ ओलियो है, जो कि मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वह जियाओ ओलियो बुलाती है। लेकिन जियाओ ओलियो तो अपने कमरे में ही होता है और उसकी आवाज सुन के वह काफी ज्यादा चौंक जाती है। वह सोचती है कि कौन था जो यहाँ पे अभी को आवाज किया, और फिर वह उसे ढूंढने लगती है। जब वह लेडी सोफे के पीछे देखती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता, क्योंकि वोंग तो टेलीपोर्ट हो चुका था। और फिर हमें वोंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में पहुंच चुका होता है। उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह खुश था। वह बोलता है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो इस पागल ने मुझे आखिरी मिनट में मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट कर लिया, नहीं तो मैं पकड़ा जाता। वोंग बोलता है कि मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला था और मेरा दिल भी लगभग मेरे छाती से बाहर निकल चुका था। तो भाइयों, वोंग के इतना बोलते ही यह एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। अब मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। तो भाइयों, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दिया करो। तो भाइयों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि वोंग ने माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करना बढ़िया से सीख लिया होता है और वह कभी अपने हाथों के आर पार तो कभी दीवार के आर पार देखने लग जाता है। और वोंग ने इसी एबिलिटी का यूज करके अपने क्यूब रियलम से टेलीपोर्ट भी किया था, लेकिन वह अपने कमरे के बजाय दूसरे कमरे में टेलीपोर्ट हो जाता है। और तभी उस कमरे की लेडी भी वहाँ पे आ जाती है, जिसकी वजह से वोंग को छुपना पड़ता है। और जब लड़की को एहसास होता है कि यहाँ पे कोई है तो उसे ढूंढने के लिए वह वहाँ पे जाती है, लेकिन वोंग वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि वोंग का टेलीपोर्टिंग कूलडाउन टाइम समाप्त हो चुका था और वह अपने कमरे में टेलीपोर्ट हो जाता है। तो भाइयों, अब चलो इसके आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ वोंग को दिखाया जाता है, जो कि जमीन पे लेटा हुआ होता है, क्योंकि वह काफी ज्यादा घबराया हुआ था। और तभी क्यूब वोंग से बोलता है, कांग्रेचुलेशन माय लॉर्ड, आपने तो समय रहते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट कर लिया, जिसकी वजह से आपकी सेंसिबल एबिलिटी भी काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है और अब आपने केयरफुली टेलीपोर्ट करना भी सीख लिया है। क्यूब की यह बातें सुन के वोंग अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल महसूस करता है और वह काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और तभी क्यूब वोंग को टेलीपोटेंशियल के बारे में समझाने लगता है। वह बताता है कि होराड्रिक स्पेस के अंदर टेलीपोटेंशियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका पार्ट 1 है नॉर्मल स्पेस से क्यूब स्पेस में टेलीपोर्ट होने की प्रक्रिया, और सेकेंड पार्ट में आप अपने वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको अधिकतम पावर रेडिएशन का यूज करना आना चाहिए, अन्यथा आप नहीं कर सकते। और हर एक टेलीपोटेंशियल के बाद आपका 1 मिनट का कूलडाउन टाइम भी चलता है, लेकिन अगर आपके पास स्पेस स्टोन है तो आप इमीडिएटली टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और तभी वोंग बोलता है कि इसका मतलब है कि मेरे पास सुपर पावर्स आ चुकी हैं, जिसकी बात सुन के क्यूब भी बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड, आप सही समझ रहे हैं, आपके पास सुपर पावर्स आ चुकी हैं। और फिर वोंग सोचने लगता है कि मैं जिस दुनिया में 17 वर्षों से रह रहा हूँ, मुझे यही लग रहा था कि यही एक दुनिया है, लेकिन सच्चाई तो इसके विपरीत है। इसके अलावा भी कोई दुनिया है, मुझे अब पता चली। हालांकि स्टार्टर्स को यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि पृथ्वी के अलावा भी कोई दुनिया है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि मुझे सुपर पावर्स मिल चुके हैं, इसलिए मैं यह सब जानता हूँ, लेकिन मुझे यह अब भी नहीं पता कि हमारी दुनिया में एलियन एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। और अब तो मुझे मेरी धरती भी मेरी नहीं लगती, ऐसा लगता है कि मैं एलियन के ग्रह पे आ चुका हूँ। और तभी वोंग सोचता है कि मेरे पास तो सुपर पावर्स हैं, इसलिए अब मैं सुपर हीरो बनूंगा। और फिर सोचता है कि नहीं, सुपर हीरो नहीं ठीक रहेगा, मैं बनूंगा धरती का रक्षक। कैसा रहेगा धरती का रक्षक? ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अब मैं बनूंगा विश्व का राजा, किंग ऑफ द वर्ल्ड। और इतना कहने के बाद वोंग जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी वोंग अचानक से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो काफी ज्यादा गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से मेरे ऑल वर्ल्ड व्यू की एबिलिटी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और तभी वोंग होराड्रिक से दुखी मन से पूछता है कि क्यों, क्या तुम्हारा नाम होराड्रिक है? तब होराड्रिक बोलता है कि हाँ, मेरा नाम होराड्रिक है।
और फिर वोंग उससे पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, जिस पे होराड्रिक वोंग से बोलता है, हे माय लॉर्ड, मेरे डेटाबेस में इस चीज की कोई भी जानकारी नहीं है। वोंग बोलता है कि मुझे लगा ही था कि आप ऐसा ही कुछ बोलेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपका मिशन क्या है, आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं। जिस पर क्यूब बोलता है कि मेरा भी उद्देश्य बिल्कुल आपके ही जैसा है, आपको दुनिया का राजा बनाने का। क्यूब की यह बातें सुन के वोंग सोचता है कि आखिर इसे मुझ पे क्यों तरस आ रहा है और यह मेरी मदद क्यों करना चाहता है। वोंग के मन में चल रही बातों को क्यूब सुन लेता है और वह बोलता है कि जब आप मुझे मिले थे तब आपके भीतर एक जबरदस्त इच्छा महसूस हुई और वह इच्छा थी कि आप पावरफुल बनना चाहते थे। होराड्रिक की इस बात को सुन के वोंग को अपने साथ हुई उस घटना की याद आ जाती है जिसमें उस गैंग वालों ने इसे खूब कूटा था और फिर वह सोचने लगता है कि किस प्रकार से उस गैंग के मेंबर ने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इसी प्रकार से वोंग यह सभी बातें सोचने लगता है। उन सभी बीती हुई बातों को याद करने के बाद वोंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह उनसे बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। वह बोलता है, क्यूब रियलम, आप मुझे बताइए कि आप मुझे पावरफुल कैसे बनाएंगे। तो होराड्रिक वोंग से बोलता है कि इसके लिए मुझे तुम्हारे एबिलिटीज को एक्सेस करना होगा, जिससे मुझे यह पता चलेगा कि तुम्हारी कौन सी एबिलिटी कितनी पावरफुल है। और तभी वोंग अपने स्टाइल में खड़ा हो जाता है और बोलता है कि स्कैनिंग करो। और फिर क्यूब उसकी स्कैनिंग करने लगता है, जिसके बाद उसका पावर पॉइंट पता चलता है जो होता है 0.5%। और फिर क्यूब दोबारा से वोंग की स्कैनिंग करता है। इस बार वह उसकी स्पीड पॉइंट बताता है जो कि होता है 0.7%। और फिर क्यूब वोंग के लास्ट एबिलिटी के बारे में बताता है जो कि होता है विजुअल एक्यूविटी की, वह होती है उसकी 0.12%। क्यूब की ये सभी बातें सुन के वोंग उससे काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। वह बोलता है कि मेरी विजुअल पॉइंट फुल है, क्योंकि जब मैं जूनियर हाई स्कूल में एडमिशन कराने के लिए आया था तो मैंने इसका टेस्ट भी दिया था और इसमें मेरे फुल मार्क्स भी आए थे। और तभी क्यूब बोलता है, हे माय लॉर्ड, यह डाटा मनुष्य की बॉडी के जांच के लिए बनाया गया है जो कि विट्रूवियस की बॉडी पर आधारित है। और यह जो 0.12 का स्नेलन है, इससे आपकी विजुअल इक्विटी का कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन वोंग को क्यूब की कोई भी बातें समझ में नहीं आती, इसलिए क्यूब वोंग को एक वीडियो प्ले करके दिखाता है, जिस वीडियो में 15वीं सदी के प्रतिभाशाली लियोनार्डो द्वारा मापी गई ह्यूमन डेटा को दिखाया जाता है। लेकिन फिर भी वोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब क्यूब वोंग से बताता है कि मैंने तुम्हारे बॉडी के टोटल 32 पार्ट्स को स्कैन किया, जिसमें से तुम्हारी इंटेलिजेंस लेवल मैक्सिमम 0.9 है और बाकी सभी बेकार है, जो कि जनरल ह्यूमन से भी नहीं मैच खाती। जनरली कहे तो इस समय आपकी बॉडी काफी ज्यादा वीक है। क्यूब की यह बातें सुन के वोंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह जोर से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रोग्राम ही पुराना हो चुका है, क्योंकि मनुष्य को एक मजबूत दिल की जरूरत होती है जो कि 100 मांसपेशियों से भी ज्यादा मजबूत होती है। और इतना कहने के बाद वोंग क्यूब के ऊपर एक थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से क्यूब के अंदर ह्यूमन पावर स्कैनिंग ऑन हो जाती है। और तभी क्यूब बोलता है कि मेल पैरामीटर, मैंने इसकी भी जांच कर ली है, आपके अंदर केवल मेल स्टेमिना ही है। और तभी वोंग बोलता है कि इतना काफी है ना, चलो अब इस बात को छोड़ते हैं और आप मुझे बताओ कि आपने विश्व के राजा के बारे में क्या कहा था। और तभी क्यूब बताता है कि विश्व का राजा बनने के लिए हमें पहले स्टोन्स कलेक्ट करना है। क्यूब की इस बात को सुन के वोंग तो पहले अपना पसीना पोंछता है और फिर सोचने लगता है, क्या पत्थर से हम लोग इस दुनिया पे राज करेंगे। और तभी वोंग क्यूब से पूछता है कि क्या आपका मतलब उस चट्टान से तो नहीं जो हमें हर जगह दिखाई देता है। और तभी क्यूब बोलता है, हाँ, पत्थर दुनिया की सबसे पुरानी चीज है और पृथ्वी पे कई अलग अलग प्रकार के पत्थर भी हैं और वे सभी अपने साथ मिस्टीरियस एंड अनप्रेडिक्टेबल पावर्स भी लाते हैं। और फिर क्यूब वोंग को इन सभी स्टोन्स के बारे में बताने लगता है, जिसमें पहला स्टोन होता है जो कि इनक्रेडिबल और काफी हार्ड होता है, और दूसरा स्टोन जो कि काफी ब्राइट और चमकीला होता है, और तीसरा स्टोन जिसके अंदर काफी ज्यादा सुपर पावर्स होती हैं, और चौथा जो कि लास्ट में है उसके अंदर काफी ज्यादा मिस्टीरियस पावर एंड गुड लक होते हैं। और तभी हमें वोंग को दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी से बाहर स्पेस में उड़ रहा होता है। और तभी क्यूब वोंग से बोलता है कि होराड्रिक की असली शक्ति यह है कि मैं तुम्हें जेम्स की पावर को इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता हूँ। और फिर यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई लोग, आप सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइज, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से क्यूब ने वोंग को स्कैन करके उसकी एबिलिटीज के बारे में बताया था, और साथ में क्यूब वोंग को कुछ स्पेस स्टोन्स के भी बारे में बताता है, जिसे प्राप्त करने के बाद वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है विश्व का राजा बनके। और वह साथ में यह भी बताता है कि मैं अपने जेम्स की पावर को तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए दे भी सकता हूँ, लेकिन वोंग को वह देता नहीं। तो चलो अब इसके आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पे वोंग को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं स्टोन्स के बारे में सोच रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि
कि यह सुनने में तो काफी ज्यादा बढ़िया है। और फिर क्यूब से बोलता है तो क्यों ना हमें इसे अभी ही आजमाया जाए। और फिर वोंग इतना बोलने के बाद अपने लिविंग रूम में कुछ ढूंढने के लिए चला जाता है। और फिर जब वह वापस आता है तो उसके हाथ में एक स्टोन का ट्री जैसा कुछ होता है। और फिर वोंग क्यूब से बोलता है कि मुझे अपने लिविंग रूम में यह स्टोन ट्री मिला, तो क्या इसकी मदद से हम पावरफुल हो सकते हैं। जिस पर क्यूब बोलता है, माय लॉर्ड, मैंने आपके रूम के सभी स्टोन को बढ़िया से डिटेक्ट किया और मुझे यह पता चला कि आपके रूम में कोई भी यूजेबल स्टोन नहीं है और यह भी काफी ज्यादा पुअर क्वालिटी का अनयूजेबल स्टोन है। क्यूब की इस बात को सुन के वोंग तो चौंक जाता है। वह बोलता है कि क्या यह पुअर क्वालिटी का स्टोन है, लेकिन मेरे पिताजी ने तो मेरे चाचा जी से इसे काफी ज्यादा महंगे दामों पे खरीदा था, इसका मतलब है कि मेरे पिताजी को धोखा दिया गया है। तो क्यूब वोंग से बोलता है कि मेरे हिसाब से तो उन्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया गया है। वह मानक जिससे पत्थरों की ऊर्जा का ज्ञात किया जाता है वह उससे बिल्कुल ही अलग है, जिसके कारण ह्यूमन मार्केट में उसका दाम निर्धारित किया जाता है। और फिर वोंग कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि हाँ, मेरे माँ के पास तो एक डायमंड रिंग थी जिसकी कीमत उन्हें अपने भाग्य से चुकानी पड़ी। और फिर वोंग क्यूब से बोलता है कि क्या आप मेरी माँ के डायमंड रिंग को माप सकते हैं। जिस पर क्यूब बोलता है, आई एम सॉरी माय लॉर्ड, लेकिन मैंने आपके घर में कोई भी डायमंड से निकलने वाली एनर्जी को डिटेक्ट नहीं किया। क्यूब की बात सुन के वोंग बोलता है, सच में क्या डायमंड से भी ऊर्जा नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डायमंड बहुत छोटा है। जिस पर क्यूब बोलता है, नहीं, जेम्स के पावर को जांचने के लिए उसके साइज का कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि वह एक वैल्यूएबल जेम है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, लेकिन तुम्हारी माँ की रिंग के ऊपर जो स्टोन है वह सिर्फ एक आर्टिफिशियल है। और फिर वोंग यह सभी बातें सुन के काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। वह बोलता है, बेचारी माँ, यह उनका एकमात्र वास्तविक सहायक उपकरण है और वह इसे बड़ी मुश्किल से ही पहन हैं क्योंकि वह इसे काफी ज्यादा महत्व देती हैं। वोंग यह सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी क्यूब वोंग से बोलता है कि मुझे कुछ मिला है, यहाँ पास में ही एक वैल्यूएबल जेम मुझे डिटेक्ट हुआ है जो कि आपके बगीचे में ही है। यह बात सुन के वोंग तो काफी ज्यादा चौंक जाता है। वह बोलता है, क्या हमारे बगीचे में ही हुआ जेम है। और तभी क्यूब बोलता है कि हाँ, यहाँ धरती में एक एम्प्टिंग फैंट एनर्जी है जो कि एक रेयर ऑरा रिलीज कर रहा है। यह यहाँ के किसी भी डायमंड और जेम से अधिक वैल्यूएबल है। क्यूब की यह सभी बातें सुन के वोंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह चिल्ला के बोलता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हमारे बगीचे में कहां से इतना वैल्यूएबल जेम आ सकता है। जिस पर क्यूब वोंग से बोलता है कि होराड्रिक की या कॉस्मिक रे मेजरमेंट जो कि प्लैनेट्स के अंदर जेम्स की खोज करती है, उसकी यह एनालिसिस टूल कभी भी गलत नहीं हो सकती हैं। वोंग बोलता है कि ऐसी अगर बात है तो चलो अभी चल के खुदाई करते हैं। और फिर वोंग अपने ही एक्शन में अपने कोट को पहनने लगता है। वह ऐसा शो अप करता है कि जैसे वह गॉड लेवल ड्रेस पहन रहा हो, लेकिन फिर वो उसे ज्ञात होता है कि वो तो एक मामूली सा कोट पहन रहा है। और फिर वोंग अपने कुदाल को भी तलवार की तरह घुमाने लगता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वह बैटल में जा रहा है। और फिर वह दरवाजे को धीरे से बंद करके चोरों की तरह अपने बगीचे की तरफ जाने लगता है। और फिर वह सोचता है कि मैं बचपन में भी इतना फुर्तीला नहीं था जितना अब हो गया हूँ। और फिर वोंग क्यूब से पूछता है कि आप कह रहे हैं कि गड़ा हुआ खजाना यहीं पर है। जिस पर क्यूब बोलता है, यस माय लॉर्ड, यहीं पर वह खजाना है। और फिर वोंग उस जगह को ध्यान से देखता है और फिर बोलता है, कहता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पे बूढ़े लोग एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। और फिर यह जानने के बाद वोंग सोचता है कि क्यूब कहीं मेरी टांग तो नहीं खींच रहा है, वो मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा। जिस पर क्यूब बोलता है, हे माय लॉर्ड, आपका संदेह करना जायज है, क्योंकि आपके स्थान पे अगर अन्य कोई व्यक्ति होता वह भी संदेह करता कि ऐसे पब्लिक प्लेस पे कोई जेम्स कैसे मिल सकता है। इसलिए आपको इस स्थान पे अपने माइक्रोवेव रेडिएशन का उपयोग करना चाहिए, जिससे आप धरती के अंदर जेम्स को देख सकते हैं। और फिर वोंग बोलता है कि मैं तो जरूर देखूंगा, मैं तो यहाँ काफी दिनों से रह रहा हूँ, इसलिए मुझे यकीन करना मुश्किल है कि यहाँ पे कोई जेम है। और फिर वह अपने माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करके जमीन के अंदर देखने लगता है। और वह जब जमीन के अंदर देखता है तो उसे सच में एक चमकीला स्टोन दिखाई देता है, जिसको देख के वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर वोंग अपनी छोटी सी कुदाल को हाथ में लेके बोलता है, ओए अज्ञात पत्थर, वैसे भी तू मेरा है, अब तू मुझे मिलने के लिए तैयार हो जा। और फिर वोंग इसी के साथ वहाँ पे खुदाई करना चालू कर देता है। और तभी वोंग के पीछे एक बुढ़िया आ जाती है जो कि बोलती है, कौन है वहाँ जो बगीचे में खुदाई कर रहा है। इतना सुनने के बाद वोंग तो काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी क्यूब उस बुढ़िया को स्कैन करता है और फिर वोंग से बोलता है, हे माय लॉर्ड, लगभग मैंने 40 साल पहले के एक महिला दुश्मन को ढूंढ निकाला है और इस समय उसकी
फाइट टेक्निक्स भी काफी ज्यादा कमजोर है। और फिर वोंग जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मिसेस लियू है जो कि हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। और फिर वोंग जोर से चिल्ला के बोलता है, मिसेस लियू मैं वोंग हूँ और मैं यहाँ पे कुछ जानवरों की देखभाल कर रहा हूँ। मिसेस लियू वोंग के पास में जब आती हैं तो वह देखती हैं कि वोंग के पास में एक गड्ढा होता है। वह समझती हैं कि यहाँ पे कोई जानवर ने पोटी कर दी थी जिसे वोंग दफना रहा है। वह वोंग से बोलती हैं, बहुत अच्छे लड़के, तुम उसे और भी अच्छे तरीके से गहराई में दफना दो। और तभी क्यूब वोंग से बोलता है, हे माय लॉर्ड, आप उस बुढ़िया को जान से मार सकते हैं क्योंकि आप उससे ज्यादा पावरफुल हैं। क्यूब की इस बात को सुन के वोंग बोलता है, तुम एकदम से बेवकूफ हो क्या? तुम हत्या का मामला सामने क्यों ला रहे हो? और इतना कह के वह बुढ़िया को देख के हंसने लगता है। और उसे देख के बुढ़िया बोलती है, तो ठीक है बच्चे, उसे अच्छे से दफना देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आने वाले बूढ़े लोग उस पर पैर रखें। और फिर इतना बोलने के बाद बुढ़िया वहाँ से चली जाती है, जिस पर क्यूब वोंग से बोलता है, हे माय लॉर्ड, हमारा टारगेट बच गया। क्यूब की बात को सुन के वोंग बोलता है, क्यूब तुम उस बकवास से मेरे दिमाग को अब नहीं भर सकते। और इसी के साथ वोंग जमीन खोदना जारी रखता है। वोंग के इस आदेश को सुन के क्यूब बोलता है, यस माय लॉर्ड, जिसका मतलब है कि क्यूब अब वोंग से ऐसी बकवास नहीं करेगा। और उधर दूसरी तरफ हमें उस बुढ़िया को जाते हुए दिखाया जाता है जो कि वोंग को काफी अच्छा लड़का बोल रही होती है। वह बोल रही होती कि वोंग कितना अच्छा लड़का है जो कि इतनी देर से जानवरों के मलमूत्र को गाड़ने के लिए गड्ढा खन रहा है। और फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोंग को वह स्टोन मिल चुका होता है और इस दौरान वह काफी ज्यादा थक भी चुका होता है। वह क्यूब से पूछता है कि क्या यह वही जेम है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? क्यूब बोलता है, यस माय लॉर्ड, यह एक प्राइमेटिव जेम है। वोंग उस स्टोन को ध्यान से देखने लगता है और बोलता है कि यह स्टोन तो बहुत ही बदसूरत है, अगर मैंने इसे दिन में देखा होता तो लात मार के किनारे कर देता। और फिर वोंग क्यूब से पूछता है, तो अब मैं क्या करूँ इस स्टोन का? जिस पर क्यूब बोलता है कि जल्दी से इस स्टोन को क्यूब रियलम के अंदर ले आओ। और फिर वोंग तुरंत से उस स्टोन को लेके क्यूब के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब क्यूब वोंग से बोलता है कि तुम्हें क्यूब के दीवार में एक गोला आकार का मुंह दिखेगा जो कि इस स्टोन को खाने के लिए बना हुआ है। और वोंग जब देखता है तो उसके सामने ही वह गोला आकार का मुंह बना हुआ होता है। वह बोलता है कि हाँ, मेरे सामने ही यह गोला आकार का बना हुआ है, क्या यही खाता है स्टोन को? क्यूब बोलता है, बस अब तुम उसके अंदर जैम को डाल दो। वोंग बोलता है, क्या डाल दो? यह एक दीवार है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं दीवार के अंदर कैसे डालूं? और तभी वोंग जैसे ही उस जैम को दीवार में सिटाता है वह दीवार उसको तुरंत से खाने लगता है। वह काफी चिपचिपा दिख रहा होता है। यह देख के तो वोंग काफी ज्यादा चौंक जाता है। और फिर हमारा यह एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। तो भाइयों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि क्यूब को एक स्पेस स्टोन की एनर्जी फील होती है जिस पर वह वोंग को उसकी लोकेशन बताता है और फिर वोंग उस स्टोन को खोद के जमीन से निकाल लेता है और फिर अपने क्यूब रियलम में टेलीपोर्ट हो जाता है। जिस पर क्यूब वोंग से बोलता है कि इस स्टोन को क्यूब के बने हुए होल में डाल दो और फिर वोंग उस स्टोन को क्यूब में बने हुए होल में डाल देता है। तो भाइयों, अब चलो इसके आगे देखते हैं। हमारा अगला एपिसोड ठीक वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे वह स्टोन उस क्यूब में घुल रहा होता है और वोंग बोलता है कि अब क्या? और फिर वह सोचने लगता है कि मुझे तो ठीक से पता है कि मुझे यहीं तक काम करना था, अब इसके आगे क्या करना है। और तभी वोंग के बॉडी में कुछ पावर्स इंटर कर जाते हैं जिसको देख के क्यूब वोंग से बोलता है कि आपको इन पावर्स को फील करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस पर वोंग उन पावर्स को फील करने लगता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि मानो कोई लहर आ रही हो और तभी वह लहर अचानक से एक बाढ़ में बदल जाती है जिसको देख के वोंग काफी ज्यादा डर जाता है। वह सोचता है कि यह वही पैराहिस्ट्रिक लेजेंडरी पावर तो नहीं। और तभी क्यूब वोंग से बोलता है कि यह एक प्राइमेटिव जेम है जिसके अंदर काफी अलग अलग प्रकार के पावर हैं, जिसकी वजह से आपको 2 पावर्स मिली हैं और उसके साथ एक फ्री मिला है जो कि बोनस के तौर पे है। इसका पहला पावर आपके बॉडी पावर को बढ़ा दिया है और दूसरे पावर ने आपके स्टेमिना को भी बढ़ा दिया है। क्यूब की इस बात को सुन के वोंग चौंकते हुए बोलता है, क्या इसने मेरे बॉडी के केवल 2 पावर्स को इम्प्रूव किया? लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अकेले ही किसी बड़ी सेना का मुकाबला कर सकता हूँ। तो क्यूब वोंग से बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी बेसिक एट्रीब्यूशन काफी ज्यादा वीक है और इस पावर की वजह से आपके स्ट्रेंथ को 0.4 से बढ़ा करके 2.4 कर दिया गया है और यहाँ पे आपके बॉडी में पूरे 600% का इम्प्रूवमेंट किया गया है, इसलिए आपका पूरी तरह से अलग फील करना तो नेचुरली है। तो वोंग बोलता है, अच्छा अब मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था।
तो क्यूब बोलता है कि होरा ट्रिक को अपने होस्ट के बॉडी की मॉडिफिकेशन करना तो एक सिस्टमेटिक है, ना कि टेक्निकल। इसे सीधे शब्दों में कहे तो अधिक ताकत को हासिल करने के लिए डीएनए के अंदर ही मॉडिफिकेशन करना होगा, जिससे आपकी मांसपेशियां काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी और आपकी बॉडी भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि होरा ट्रिक अपने होस्ट की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को तेजी से इंप्रूव कर सकता है। वोंग पूछता है कॉम्बैट कैपेबिलिटी ये क्या होता है, मुझे तो ये एक गेम की तरह लग रहा है। तो क्यूब वोंग से बताता है कि यह आपके इंटेलिजेंस और बॉडी पावर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी कितनी पावरफुल है। तो वोंग क्यूब की बात को रोकते हुए बोलता है ठीक है चलो, अब ये सब काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए अब मैं अपने पावर को आजमाना चाहता हूँ। और फिर वोंग क्यूब रियलम से बाहर अपने बगीचे में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पे उसके सामने ही एक पेड़ होता है। उसको देख के वोंग बोलता है चलो ठीक है, इस पेड़ पे ही मैं अपने पावर का टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ी है। और फिर वोंग उस पेड़ पे अटैक करने के लिए अपने पंच को रेडी कर लेता है और फिर वह बोलता है कि देखो मेरा पंच कितना मजबूत है, और इसी के साथ वह पेड़ पे जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से पेड़ में हल्की सी वाइब्रेशन होती है और फिर वह शांत हो जाता है। और उधर हमें वोंग को दिखाया जाता है जो कि अपना हाथ पकड़ के रोने लगता है, उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और तभी क्यूब वोंग से बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो आपके शरीर का लचीलापन आपके स्ट्रेंथ के अनुसार नहीं है। और तभी वहां पे बारिश होनी शुरू हो जाती है, जिस पर वोंग बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि आज रात को बारिश होने वाली है। और फिर वोंग अपनी सड़ी हुई किस्मत को कोसते हुए अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। और फिर दोबारा से हमें उस बगीचे का सीन दिखाया जाता है। वोंग ने जिस पेड़ पे अटैक किया था उस पेड़ में काफी बड़ा गड्ढा हो चुका था, इससे हमें यह पता चलता है कि वोंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वोंग अपनी क्लास में जा रहा होता है। वह तो रात को सो भी नहीं पाया होता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और वह अब भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और तभी जेनियाओ वोंग को देख के गुड मॉर्निंग उसे बोलती है, तो वोंग भी बोलता है हे गुड मॉर्निंग जेनियाओ। तो जेनियाओ वोंग से बोलती है कि कल रात जो हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें कोई मुसीबत में डालूं। तो वोंग बोलता है कोई बात नहीं, मुझे भी तुम्हें थैंक्स बोलना है। तो जेनियाओ पूछती है कि तुम्हें किस लिए थैंक्स बोलना है। वोंग शर्माते हुए बोलता है कि बताने के लिए थैंक्स। तो मेरे भाइयों यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वोंग आखिर किस लिए जेनियाओ से थैंक्स बोल रहा है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड देखा होगा तो आप लोग को जरूर पता होगा कि वोंग किस लिए थैंक्स बोल रहा है। और अगर आप लोगों को पता है कि वोंग किस लिए थैंक्स बोल रहा है तो फटाक से हमको भी कमेंट में बता दीजिएगा। और तभी क्यूब वोंग से बोलता है हे माय लॉर्ड, आपके हृदय गति में आसमान उतार चढ़ाव का पता चला है। क्यूब की बात को सुन के वोंग उसे चुप कराने लगता है। और तभी वोंग को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वे लोग सभी को रास्ते से हटने को बोले होते हैं। और वोंग जब पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वही गैंगस्टर हैं जो कि रात को वोंग को खूब पीटे थे और ब्रिज से नीचे फेंक दिए थे। और फिर वे गैंगस्टर वोंग को घूरने लगते हैं। उनमें से एक बंदा तो मेज पे ही अपनी लात से पीटने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो भाइयों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वोंग अपने स्कूल आ चुका था और जेनियाओ उसे देख के उससे कल रात जो हुआ उसके लिए माफी मांगने लगती है। तो वोंग उसे माफ कर देता है, लेकिन तभी वोंग के पास वही गैंग के लोग आ जाते हैं जिन्होंने वोंग को पिछली रात खूब पीटा था। तो भाइयों चलो अब इसके आगे देखते हैं। तो कहानी वहीं से शुरुआत होती है जहाँ पे वे गैंग के लोग वोंग को घूर रहे होते हैं। उन गैंग के लोगों को देख के क्लास के सभी स्टूडेंट बोलने लगते आखिर ये कौन है जो कि हमारे क्लास में आया है। तभी उसके बगल की एक लड़की उसे चुप कराते हुए बोलती है कि तुम धीरे बोलो, नहीं तो अगर उसने सुन लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि वह चेंगबेई कॉलेज का गैंग लीडर है जिसके एक आदेश पे वे लोग कुछ भी कर सकते हैं। और तभी उस गैंग का लीडर जिसका नाम होता है संजू, वह वोंग से बोलता है कि मैंने तो सोचा कि तुम मर चुके हो और मैंने तुम्हें वापस जीवित देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। यह सुन के वोंग बोलता है संजू और उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि सेनियाओ उसका हाथ खींचते हुए उसे रोकती है, लेकिन संजू सेनियाओ को ऐसा करता देख लेता है और फिर वोंग से बोलता है क्योंकि कल तुम नहीं मरे इसलिए तुम आज मर सकते हो। जिस पर जेनियाओ बोलती है भाड़ में जाओ तुम लोग, आखिर वोंग की गलती क्या है जो तुम लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हो। जेनियाओ की बात सुन के सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं क्या ये सभी लोग वोंग को मारने के लिए यहाँ आए हैं। तभी संजू वोंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जेनियाओ उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि मेरे रहते हुए तुम वोंग को छू भी नहीं सकते। जेनियाओ को ऐसा करता हुआ देख वहाँ के स्टूडेंट बोलते हैं आखिर जेनियाओ के साथ क्या होने लगा। और तभी संजू अपने दोस्तों से हंसते हुए बोलता है क्या तुम लोग देख रहे हो
इस कबाड़ी को अपनी सुरक्षा के लिए एक लड़की की जरूरत पड़ रही है। और फिर वह वोंग से बोलता आखिर तुम्हें किससे इतना डर लग रहा है जो तुम एक लड़की के पीछे छुप रहे हो। और इतना बोलने के बाद वे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तभी क्यूब वोंग से बोलता है हे माय लॉर्ड, आपके इन टारगेट्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी अराउंड 5 की है। तो वोंग बोलता है केवल 5 की है, मैं तो समझा इनकी और भी अधिक होगी। अच्छा तुम मेरे कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बताओ कि कितनी अधिक है। तो क्यूब वोंग से बताता है कि हे माय लॉर्ड, आपकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी प्रेजेंट टाइम में 19 से 22 के बीच में है। और तभी संजू सेनियाओ से बोलता है याओ याओ, ये आदमी तो बेवकूफ है, लेकिन तुम तो इसे मूर्ख मत बनने दो, चाहे तो मैं तुम्हें साबित करके दिखा सकता हूँ कि ये एक मूर्ख है। इतना कहने के बाद संजू वोंग को अपने पास बुलाता है और इसकी बात सुन के क्लास के सभी स्टूडेंट चौंक जाते हैं। वह सोचते हैं कि अब ये वोंग के साथ क्या करने वाला है। और फिर संजू वोंग से बोलता है तो क्यों ना हम कोई गेम खेलें, चलो तुम अपने घुटने पर बैठ जाओ और तुमने क्या गलत किया है एक्सेप्ट करो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम पे थोड़ा सा रहम दिखाऊंगा। इस बात को सुन के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। संजू बोलता है यदि तुम्हें यह मंजूर नहीं तो ठीक है, अब मैं तुम्हें जहां भी देखूंगा तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचानने से इनकार ना कर दे। अपनी लीडर की ऐसी बात को सुन के वे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। और हमें उधर स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिसमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि आखिर वोंग तो एक शांत स्वभाव का लड़का है, पता नहीं उसकी बेइज्जती करने के लिए उन लोगों ने क्या किया होगा। और अब तो उस गैंग के सभी लोग जोर जोर से वोंग को घुटने टेकने के लिए बोलने लगते हैं। इनके बातों को सुन के एक लड़का अपने बगल में बैठी हुई लड़की से बोलता है अगर वोंग ने सीधे तरीके से इस गैंग के लीडर के सामने अपने घुटने टेक दिए तो वोंग का हाई स्कूल में ज्यादा समय तक जीवित रहना नामुमकिन है। लेकिन तभी सेनियाओ गुस्से में संजू से बोलती है घुटने टेकने, तुम तो बहुत आगे चले गए। और तभी वोंग सेनियाओ के कंधे पे थपथपाते हुए बोलता है थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। और फिर वोंग उन लोगों से बोलता है जो कायर लोग होते हैं वही बिना मतलब के दूसरों पर हमला करते हैं और जो बहादुर होते हैं वे किसी से नहीं डरते, और तुम जोकरों के लिए तो अब शो खत्म हो गया है। वोंग की इस बात को सुन के वे गैंग के लोग काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। वे सोचने लगते हैं आखिर इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई जो हम लोगों से इस तरीके से बात कर रहा है। वोंग की इस बात को सुन के पीछे बैठी हुई लड़की बोलती है वोंग तो आज बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। जबकि उसके बगल में बैठा हुआ लड़का बोलता है वोंग जो अक्षु तो बहुत ही बहादुर है। और फिर वोंग संजू से बोलता है संजू मेरे पास आपके लिए एक सलाह है कि जीवन में आत्म जागरूकता सबसे इम्पोर्टेंट है। और हाँ, सेनियाओं को और अधिक परेशान मत करो, सब लोग आपसे कितना डरते हैं कि कोई आपके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, क्या आप यह भी फील नहीं कर सकते। और फिर वोंग बोलता है अब से मैं सेनियाओं की रक्षा करूंगा। वोंग की इस बात को सुन के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि वोंग ने कब से इस लड़की को पटा लिया और अब तो वोंग उसके लिए जान भी देने को तैयार है। वोंग की इस बात को सुन के संजू का तो पारा हाई हो जाता है। वह बोलता है इस बार फिर से तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, इस बार तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर संजू वोंग के ऊपर अपने पंच से जोरदार अटैक कर देता है जिसको देख के क्लास के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं। सेनियाओं की तो सांसें ही रुक जाती हैं। और उधर हमें वोंग को दिखाया जाता है जो कि बेखौफ उसके पंच को देख रहा होता है। वह बोलता है इतना स्लो पंच, इसे तो मैं दिन के समान क्लियरली देख सकता हूँ। और तभी वोंग उसके हाथों को आसानी से पकड़ लेता है जिसकी वजह से संजू काफी ज्यादा चौंक जाता है। वह सोचता है कि आखिर इसने मेरे हाथ को इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया। और फिर वोंग तो उसके हाथ को पकड़ने के बाद दबाने भी लगता है जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं। और यह देख के तो उसके क्लासमेट तो हक्के बक्के रह जाते हैं, उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। और उधर हमें पीछे गैंग के 2 मेंबर्स को दिखाया जाता है जिनमें से हेयर स्टाइल वाला बोलता है कि आखिर बॉस उसे पंच क्यों नहीं कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि आखिर वो इसे मार क्यों नहीं रहा। तभी उस गैंग के मेंबर्स संजू को उत्साहित करते हुए बोलते हैं बॉस उसे खत्म कर दो, उसको उसकी औकात दिखा दो। इधर हमें संजू को दिखाया जाता है जिसकी तो पूरी हालत पतली हो चुकी होती है, उसके पसीने भी चू रहे होते हैं। वह बोलता है मुझे इतना तेज दर्द हो रहा है कि मुझे सहा भी नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह मेरे हड्डियों को तोड़ देगा। और तभी कोई पर्सन खांसता है। वह बोलता है यह क्या चल रहा है क्लास में, यह क्लास का समय है और सभी लोग अपने सीट पर बैठ जाओ। जब सभी स्टूडेंट उस तरफ देखते हो तो पता चलता है कि ये तो अपने टीचर हैं। उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि हाँ ये तो हेड टीचर हैं। और वोंग भी उनको देख के संजू का हाथ छोड़ देता है जिस पर संजू बोलता है जाने भी दो मुझे घटिया इंसान। और तभी टीचर क्लास में आ जाता है और उन लोगों से बोलता है तुम लोग तो इस क्लास में नहीं पढ़ते। और फिर संजू की तरफ पॉइंट आउट करते हुए पूछता है क्या तुम इस क्लास में पढ़ते हो, जिस पर संजू कुछ नहीं बोल पाता। और फिर टीचर उन लोगों को डांटते हुए बोलता है चले जाओ यहाँ से, यह क्लास का समय है, तुम जैसे सुअरों को बस टहलना ही आता है। हेड टीचर की ऐसी बात सुन के संजू वहां से अपने साथियों को लेके जाने लगता है और जाते समय वह वोंग को धमकी भी देता है। बोलता है यह अभी खत्म नहीं हुआ, तुम थोड़ा देर इंतजार करो, मैं इसका बदला जरूर तुमसे लूंगा। संजू की इस धमकी को सुन के वोंग उसे रोकता है और बोलता है कि क्षमा कीजिए लेकिन आप मुझे बताएंगे कि मैं आपका कहाँ इंतजार करूंगा। और वोंग सोचता है कि अगर मैं इन बदमाशों को सबक नहीं सिखाऊंगा तो ये हमेशा आते रहेंगे। और वोंग के इस जवाब को सुन के गैंग के मेंबर्स तो चौंक जाते हैं लेकिन फिर भी संजू बोलता है क्या बकवास कर रहे हो,
और सभी स्टूडेंट्स भी वोंग के इस जवाब को सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वे तो उसकी तारीफ करने लगते हैं, बोलते हैं कि चेंगबेई कॉलेज के गैंग लीडर को इसने तो धमकी दे डाली। और फिर टीचर उन लोगों को घूरते हैं जिसकी वजह से सभी लोग खामोश हो जाते हैं। फिर संजू जाते वक्त वोंग से बोलता है, तुम तो अपने मौत के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, तो ठीक है स्कूल के बाद तुम बास्केटबॉल कोर्ट में मिलना। और तभी वोंग उसे पतली गली से निकल जाने का इशारा करता है, जिसको देख के संजू का तो खून खोल जाता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता। और फिर वो अपने दोस्तों को वहां से लेके निकल जाता है। संजू के बाहर जाते ही क्लास के सभी स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं कि वोंग तो काफी ज्यादा लक्की है जो है टीचर क्लास में आ गए, नहीं तो आज वोंग की खोपड़ी फोड़ देते वे लोग। और उधर संजू बाहर जाते हुए सोचता है कि अच्छा हुआ जो टीचर समय पे आ गए, नहीं तो दर्द के मारे मैं चिल्ला देता और गैंग लीडर होने के नाते मेरी काफी ज्यादा बदनामी भी होती। और तभी उसका एक साथी बोलता है, बॉस आखिर आपने उसे पीटा क्यों नहीं? जिस पर संजू बोलता है, क्या तुम लोग ये समझते हो कि मैं उस टीचर के सामने उसे नहीं पीट सकता, बल्कि मैं तो उसे उस दिन का पछतावा करवाऊंगा जब उसने मुझे क्रश किया था। संजू की इस बात को सुन के उसके साथी काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं, बोलते हैं बॉस आप तो काफी ज्यादा क्रूएल हैं। उधर हमें संजू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, उसके हाथ तो कपकपा रहे होते हैं। और फिर इसी प्रकार से ये सभी लोग स्कूल से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर सभी लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। और इसी बीच हमें सेनियाओं को दिखाया जाता है जो कि वोंग को देखे जा रही होती है। वो तो वोंग को अब काफी ज्यादा पसंद करने लगती है और वोंग तो अपना खुश होकर पढ़ाई कर रहा होता है। और उधर हमें लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रही होती हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम होता है काउदी। और फिर टीचर उन लोगों को बात करता हुआ देख काउदी के सर पे चौक फेंक के मारता है और उसे बुलाता है, बोलता है काउदी इधर आओ और इस प्रश्न का उत्तर दो। और फिर सीन चेंज होता है, हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर संजू अपने गैंग के कुछ मेंबर्स के साथ होता है। वह सिगरेट पी के उन्हें अपने लातों से रौंद रहा होता है और वह अभी भी इसी बारे में सोच रहा था कि उसकी जोरदार पकड़ की वजह से मैं तो अपना हाथ भी नहीं हिला पाया था। क्या लड़ाई लड़ने के लिए जोरदार पकड़ जरूरी होती है? और तभी उस गैंग का एक मेंबर आता है जो कि कुछ प्लान बना के आया हुआ होता है। वह बोलता है कि बॉस आपने जैसा कहा था ठीक वैसा मैंने कर दिया है। जिस पर संजू बोलता है बहुत अच्छे, अब उसे उस दिन का पछतावा होगा जिस दिन उसने मुझे क्रॉस किया था। तो भाइयों हमारा यह एपिसोड यहीं पे एंड होता है, लेकिन आप लोग अभी इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। मैंने एक न्यू कॉमिक स्टार्ट की है जो कि इस वीडियो के एंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड में दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके फटाक से उसे वॉच कीजिएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे छुट्टी हो चुकी होती है और सभी स्टूडेंट्स अपने घर जा रहे होते हैं। और फिर हमें जिम ऑफ वाइचेन नंबर 1 हाई स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे वोंग उस गैंग लीडर से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन सेनिया उसे जाने नहीं देती और बोलती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये तुम्हें परेशानी में डाल देगी और यह मेरी ही गलती है। तो वोंग बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसे देर सवेर होना ही था, इसके लिए तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। सेनिया बोलती है वोंग प्लीज तुम उन लोगों के पास मत जाओ, कृपया करके एक बार टीचर से हेल्प मांग के देखो, शायद से वे तुम्हारी हेल्प कर दें। तो वोंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि कल तक मैं जैसा था अब वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और इतना बोलने के बाद वोंग वहाँ से चला जाता है। और फिर वोंग उस गैंग लीडर से मिलने के लिए जा रहा होता है और खुद से बोलता है मुझे इस संजू एलन जैसे गंदी मैल को साफ करना होगा, नहीं तो ये दिन ब दिन बदबू फैलाना शुरू कर देगा और इसे जड़ से खत्म करना ही इस समस्या का सही तरीका है। मुझे लगता है कि संजू के गैंग में लगभग 5 से 6 लोग तो होंगे ही और मुझे उन्हें भी संभालना होगा। और फिर वोंग इसी प्रकार से सोचते सोचते स्पोर्ट हॉल में पहुंच जाता है जहां पे संजू बैठा हुआ होता है। और संजू वोंग को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो तो उसकी तारीफ करने लगता है और बोलता है मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मिस्टर वोंग यहाँ पे आए हैं। तभी उस गैंग का एक आदमी बोलता है तुम तो सच में काफी ज्यादा बहादुर निकले, लेकिन तुम्हें यहाँ पे फिर भी नहीं आना चाहिए था, अब जब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तो वोंग बोलता है मैं जानता था कि तुम जैसे लोग तो ऐसे समझने वाले नहीं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार चल के तुम लोग को अच्छे से समझा दिया जाए। अब वोंग की ऐसी वार्निंग को सुन के वे सभी लोग काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और वोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के वोंग की तो हालत पतली होने लगती है। वह सोचने लगता है कि मैंने सोचा था इसके गैंग में केवल 5-6 लोग ही होंगे, लेकिन मेरा सोचना गलत है, इसके गैंग में तो और भी लोग हैं। और तभी होराड्रिक वोंग से बोलता है हे लॉर्ड 14 होस्टाइल टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं 15, 16, इसी प्रकार से वह नंबरिंग काउंटिंग करता रहता है। और तभी संजू वोंग के पास आता है और उससे
बोलता है मैंने तो यार कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे यह भी दिन देखने को मिलेगा कि जब कोई बाई चांस कॉलेज से मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत भी करेगा। और अब तो वो उन सभी से घिरा होने के बाद तो काफी ज्यादा डरने लगता है, सोचता है कि मैंने गलती कर दी यहाँ पे आके। तभी संजू अपने लोगों से बाहर जाने का गेट बंद करने को बोलता है, जिसको सुन के वोंग तो और भी डरने लगता है। लेकिन तभी होराड्रिक वोंग से बोलता है माय लॉर्ड मैंने काउंट कर लिया, यहाँ पे टोटली 27 एनिमीज हैं। और अब तो वोंग होराड्रिक के इस जवाब को सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे गालियां देने शुरू कर देता है। और फिर हमें दो लोग को दिखाया जाता है जो कि संजू के कहने पे गेट बंद कर रहे होते हैं। और संजू वोंग से बोलता है तुम्हें शायद से पता नहीं, यहाँ के सभी लोग मेरे आदमी हैं। और इतना बोलने के बाद वे सभी लोग वोंग को मारने के लिए उसके करीब जाने लगते हैं, जिनको देख के वोंग तो घबराने लगता है, बोलता है मैं तो चारों तरफ से घिर गया हूँ, अब मैं कहीं पे जा भी नहीं सकता, ऊपर से इन्होंने गेट भी बंद कर दिया, अब जल्दी से जल्दी मुझे कुछ सोचना होगा नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। तभी वोंग के दिमाग में एक आइडिया आता है, वह बोलता है संजू तुम तो काफी ज्यादा डरपोक हो जो इन लोगों के पीछे छिप रहे हो, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ एक फाइट करो। लेकिन संजू भी वोंग की चाल को समझ जाता है और वह सोचता है यह लड़का तो काफी ज्यादा ताकतवर है और यह चाहता है कि मैं इससे अकेले लड़ूं, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वह इसके लिए बस सपने देख सकता है। और फिर वह वोंग से बोलता है तुम मुझे चूतिया समझते हो जो मैं तुमसे अकेले लड़ूंगा, जब मेरे पास इतने लोग हैं तो मैं तुमसे अकेला भला क्यों लड़ूं। और तभी संजू के गैंग से एक मोटा आदमी सामने आता है और वह बोलता है बॉस मैं इसकी ले लूंगा। और फिर हमें इसे मोटे सांड का नाम बताया जाता है जो कि होता है गंजा कियांग। अब ये गंजा नहीं है फिर भी इसका नाम गंजा कियांग है। और उस गंजे कियांग के सामने आते ही गैंग के सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, केवल संजू को छोड़ के, क्योंकि संजू जानता है कि तू बेटा बुरी तरीके से पिटने वाला है जो उससे अकेले लड़ने के लिए जा रहा है। और अब गैंग के सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि उस लड़के को मार दो। उस मोटे इंसान को देख के वोंग चैन की सांस लेता है, वह बोलता है अच्छा हुआ जो कोई तो मुझसे अकेले लड़ने के लिए आया, नहीं तो इन लोग को अकेला संभाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। और तभी वह गंजा यांग वोंग के पास आता है और उससे बोलता है चलो छोटी सी परी अब मुझे डांस करके दिखाओ। मोटे आदमी की इस बात को सुन के वोंग बोलता है चच्चा मुझे डांस तो नहीं आता लेकिन मैं फाइट जरूर कर सकता हूँ, अगर तुम्हें फाइट करना आता है तो मुझसे फाइट करो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आता तो सीधे अपने बॉस को यहाँ पे भेज दो और तुम उसके स्थान पे जाके बैठ जाओ। तो गंजा कियांग बोलता है तुम तो अभी काफी ज्यादा छोटे हो, पहले तुम मुझे तो मार के दिखाओ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो उसके बाद तुम मेरे बॉस को फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हो। मोटे कियांग की इस बात को सुन के संजू की तो काफी ज्यादा फटने लगती है, वह सोचता है इस मोटे को आखिरकार मुझे इस फाइट में शामिल करने की क्या जरूरत थी। और तभी गंजा कियांग वोंग से बोलता है लेकिन तुम्हें दोबारा से फाइट करने का मौका मिलेगा ही नहीं। और फिर इतना कहने के बाद वह वोंग पे अटैक कर देता है। तभी वहां पे एक जोरदार पंच हिट होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वही मोटा इंसान हवा में उड़ते हुए दीवार से जाके लड़ता है, क्योंकि वोंग ने अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करके यहाँ पे इसे एक जोरदार हिट किया होता है, जिसकी वजह से उस मोटे इंसान के बॉडी से खून निकलने लगता है। और यह देख के उस गैंग के लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता और वोंग तो अभी भी अपने उसी पंचिंग पोज में बना रहता है, जिसको देख के सभी लोग को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, उसे किसने मारा, क्या वह टॉप फाइटर नहीं था, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। और इसी प्रकार से सभी लोग अलग अलग बातें बनाने लगते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें संजू को दिखाया जाता है जिसकी तो हालत पतली हो रखी थी, वह सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक आदमी है, मैंने सोचा भी नहीं था कि यह इतना पावरफुल होगा। और तभी वोंग संजू से बोलता है क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो या फिर तुम मुझसे डर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा डरपोक और कायर किस्म के हो, या तुम्हारे अंदर मुझसे लड़ने के लिए हिम्मत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा फट्टू हो। अब वोंग की इस बात को सुन के कुछ लोग तो उसे गाली देने लगते हैं और कुछ पूछते हैं ये कमीना लड़का है कौन। तो उसमें से एक आदमी बोलता है यह लड़का और कौन हो सकता है, या वही है जो हमारे बॉस की लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। और कुछ लोग तो बोलते हैं ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने तो गंजा कियांग को एक ही पंच में धूल चटा दी। और अब तो संजू अपने लोगों के मुंह से उसकी बड़ाई सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वह सोचता है मुझे कैसे भी करके इसे मारना होगा। और तभी संजू के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, जिसके बाद वह जोर से हंसता है और फिर बोलता है कि मानता हूँ कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, लेकिन मेरे एरिया के बाहर मेरे लोगों को थप्पड़ मारना और मेरे ही एरिया में आके मेरे ही लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करना, शायद से तुम्हें पता नहीं कि इसमें कितना बड़ा गैप है। और मुझे यह भी लगता है कि तुम हमारे आसपास के लोगों को भूल ही गए। और तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही तुम 2-4 लोगों को थप्पड़ मार के खुद को विनर साबित कर सकते हो? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, हमारे पास जो लड़ने वाले हैं उनकी संख्या है 1 दर्जन, इसी की बदौलत हम लोग बाई चेन गैंग के पास हैं और हमने उनमें से सभी को कुचल के मार दिया। अब सोचो क्यों? क्योंकि हम अपनी इंसल्ट नहीं होने देंगे और ऐसे ही पावरफुल बने रहेंगे। और संजू की इस बात को सुन के उसके सभी लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, वह बोलते हैं कि हमारे बॉस सही कह रहे हैं, आखिरकार हमारी भी कोई इज्जत है, हमारे बारे में ऐसे कोई बुरा नहीं बोल सकता। और तभी वोंग इन सभी की बातों को सुन के तो काफी ज्यादा चौंक जाता है, वह सोचता है इसने तो काफी ज्यादा अच्छा भाषण दिया, जिसकी वजह से इसने तो एक पल में ही इन लोगों के अंदर मेरे खिलाफ आग भड़का दी। और तभी संजू अपने साथियों से वोंग को खत्म करने
करने के लिए बोल देता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग एकजुट होकर वोंग के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। उन सभी को अपनी तरफ आते हुए देख वोंग तो डरने लगता है और सोचता है इसके चाल ने तो सच में काम कर दिया। आखिरकार अब जाके इसने अपने गैंगस्टर माइंड चाल को चला है। और फिर इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। तो भाइयों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वोंग ने गंजे कियांग को काफी बुरी तरीके से हरा दिया होता है, जिसकी वजह से गैंग के सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं उसके ऊपर और उसको मारने के लिए काफी ज्यादा उतावले हो रहे थे। और इसी बीच संजू भी अपना लेक्चर शुरू कर देता है। वह बोलता है ऐसे ही कोई हमारी बेइज्जती नहीं कर सकता और इसने तो हमारी बहुत बुरी इंसल्ट की है, इसीलिए इसे सबक सिखाना ही होगा। गैंग के सभी लोग भी इस बात से एग्री हो जाते हैं और संजू के कहे मुताबिक वोंग को खत्म करने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। तो भाइयों, अब चलो इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पे वोंग उन सभी गैंग के लोगों को अपनी तरफ आते हुए देख के यह बात तो समझ जाता है कि ये लोग ऐसे नहीं रुकने वाले, अब मुझे इन लोगों को इन्हीं की भाषा में समझाना होगा। और फिर वोंग उन लोगों को सबक सिखाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी गैंग के कुछ लोग वोंग के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और वे लोग वोंग को मारने ही वाले होते हैं कि वोंग उसे आराम से डॉज कर लेता है, क्योंकि वोंग को यह मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो दिखाई दे रहा था। इसीलिए वह सोचता है कि अगर मुझे इसी प्रकार से दिखाई देता है तो तुम लोग मुझे मारने के बाद छोड़ो छू भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी मुझे इन लोगों से केयरफुल रहना होगा क्योंकि मेरी बॉडी इनके अटैक को सहने के काबिल नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जिस बंदे ने वोंग के ऊपर अटैक किया था, वोंग उसके ऊपर एक जोरदार हिट करता है, जिसकी वजह से वह जमीन पे ही गिर जाता है। लेकिन तभी होराड्रिक वोंग से बोलता है माय लॉर्ड पीछे तो देखो, लेकिन वोंग को पीछे देखने में काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसके पीछे से एक बंदे ने उसे जोरदार लात मारी होती है, जिसे देख के संजू काफी ज्यादा खुश होने लगता है। वह मन ही मन सोचता है बहुत सही, मार दो इसे, जान से खत्म कर दो। आखिरकार ये सोचता क्या है, मेरे पास इतने आदमी होने के बावजूद भी मैं इसे अकेले लड़ूंगा। और फिर इधर हमें वोंग को दिखाया जाता है जो कि लात खाने की वजह से काफी ज्यादा उसे दर्द हो रहा होता है, वह कुछ कर पाता है। इससे पहले ही उस बंदे ने दोबारा से वोंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन इस बार वोंग ने अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करके उसके पैरों को काफी ज्यादा इजीली पकड़ लेता है। और फिर वोंग उससे बोलता है तुम तो एक घटिया किस्म के इंसान हो जिसे बस पीछे से ही वार करना आता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे सामने से अटैक किया जाता है। और वोंग के इस फास्ट मूवमेंट को देख के तो उस बंदे के पसीने छूटने लगते हैं। तभी वोंग उस पर अटैक करने के लिए अपने पैरों को काफी ज्यादा पीछे ले जाता है और अपने पिछवाड़े का जोर लगा के एक जोरदार अटैक उसके अंड पे करता है, जिसकी वजह से उसका अंड ही झंड हो जाता है। और जब उस गैंग के सभी लोग वोंग के इस अटैक को देखते हैं तो उनकी गांड फट जाती है, क्योंकि वोंग ने उसके ऊपर इतनी जोर से अटैक किया होता है जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है। और उसे हवा में उड़ता हुआ देख एक आदमी बोलता है वो तो हवा में उड़ रहा है। जिसके बाद हमें संजू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डर चुका होता है इस अटैक को देख के। साथ ही वह सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो हाई स्कूल के छात्रों के बीच काफी ज्यादा दुश्मनी है, लेकिन जो कुछ भी हो मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा, नहीं तो आगे चल के यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है। और फिर वह अपने लोगों से बोलता है कोई भी रुकना मत, सब लोग एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करो, उसे लड़ने का बिल्कुल भी मौका मत देना। संजू के इतना कहते ही गैंग के सभी लोग एकजुट होकर वोंग के ऊपर टूट पड़ते हैं, तो कोई पैर पे तो कोई मुंह पे कोई पीठ पे जोर जोर से उसे पीटने लगते हैं, जिसकी वजह से वोंग की हालत खराब होने लगती है। उसे कुछ सोचने का भी मौका नहीं मिल रहा था। तभी वोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह एक जोरदार पंच अपने सामने वाले आदमी को मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है और वह आदमी तुरंत ही वहां पे बेहोश हो जाता है, जिसको देख के गैंग के और लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी वोंग उन लोगों को गुस्से में बोलता है तुम लोगों को दूसरे को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है, अब मैं तुम लोगों को मार खाने का मजा चखाता हूँ। और इसी के साथ वोंग अपने पीछे वाले बंदे का सर पकड़ के उसके पीछे वाले बंदे के सर में भिड़ा देता है, जिसकी वजह से उसके पीछे जितने बंदे होते हैं आपस में ही लड़के गिर जाते हैं। और अब वोंग अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करके उन सभी बंदों को बुरी तरीके से पीटने लगता है, कभी पंच तो कभी किक, इतना मारता कि वे लोग दोबारा उठ नहीं पाते। और हमें दिखाया जाता है कि वोंग अपना पूरा जोर लगा के उन लोगों को पंच करता है, जिसकी वजह से वे लोग हवा में उड़ के दूसरे बंदों से जाके लड़ते हैं। तभी वोंग काफी जोरदार पंच एक आदमी को मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से उसका दांत बाहर आ जाता है। तभी वोंग फाइट के दौरान काफी ज्यादा थक जाता है। वह सोचता है मुझे उम्मीद नहीं थी इस बात की कि इस फाइट के दौरान मैं इतना ज्यादा थक जाऊंगा, और अब तो मुझे यह भी नहीं लगता कि इन लोगों से मैं ज्यादा देर तक फाइट कर सकता हूँ। और तभी होराड्रिक वोंग को केयरफुल रहने को बोलता है, लेकिन इस बार भी वोंग को उसकी बात समझने में काफी ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि वोंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे एक बंदा खड़ा होता है। जैसे ही वोंग पीछे घूमता है वह बंदा जोरदार अटैक उसके अंड पे करता है, और यह अटैक इतना खतरनाक होता है कि मानो वोंग को ऐसा लग रहा हो कि उसके प्राण निकलने वाले हैं। वोंग की इस कंडीशन को देख के संजू काफी ज्यादा खुश होने लगता है। जिस बंदे ने वोंग को मारा होता है उसकी संजू काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है, और साथ ही वोंग पे लगातार अटैक करके उसे जान से खत्म करने को बोलता है। यह बात सुन के वोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह इतने गुस्से में आ जाता है कि जिस बंदे ने उसके ऊपर अटैक किया था वोंग उसके पैर को पकड़ के गोल गोल
गोल घुमाने लगता है और उसके आसपास जितने भी बंदे होते हैं उसी की सहायता से उनके सर में जोर जोर से मार रहा होता है और साथ ही उन लोगों से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है दूसरों के दम पे गैंग बना लेना और मासूम लोगों को परेशान करना, मारना, और फिर तुम कहते हो कि मेरी भी कोई गरिमा है? तो ऐसी गरिमा जाए भाड़ में, मैं बताता हूँ तुम किस लायक हो। और इसी के साथ वोंग जिस बंदे को पकड़ा होता है उसे नचा के हवा में फेंक देता है और यह सब देख के तो गैंग के सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जैसे ही वह बंदा नीचे आने लगता है वोंग अपने पंच को तैयार कर लेता है उसे मारने के लिए। उस बंदे की हालत पहले से ही खराब होती है और वोंग जब उसे मारने के लिए आ रहा होता है यह देख के तो उस बंदे की और भी हालत पतली होने लगती है और इस बार वोंग काफी जोरदार पंच उसके थोबड़े पे हिट करता है और उससे बोलता है, तुम्हारा यह गैंग बस एक सूरों का झुंड है जिसमें ढेर सारे नामर्द भरे पड़े हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वोंग ने जिस बंदे को पंच किया था वह उड़ते हुए दूसरी तरफ जा रहा होता है और उसके बगल का बंदा यह देख के तो काफी ज्यादा डर चुका होता है और वोंग ने जिस बंदे को पंच किया होता है वह सीधे उड़ते हुए संजू की तरफ जा रहा होता है, जिसकी वजह से संजू काफी ज्यादा डर चुका होता है। उस बंदे का सर जाके सीधे संजू के थोड़े में लड़ता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है और वह तुरंत से अपने मुंह को ढक लेता है। तभी हमें वोंग को दिखाया जाता है जिसने लगभग सभी लोगों को डाउन कर दिया होता है। कुछ लोग तो उससे डर के भागने लगते हैं और संजू एक कोने में बैठ के रो रहा होता है, लेकिन वोंग अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वह बोल रहा होता है और कोई आना चाहता है तो आ जाओ। उसके साथ में क्यूब भी बोलता है और कोई आना चाहता है तो आ जाओ। हॉरर ट्रिक की बात सुन के वोंग तो चौंक जाता है। वह सोचता है मैं तो बस डराने के लिए इनको ऐसा बोल रहा था क्योंकि अभी 10 से अधिक लोग बचे हुए हैं और कोई ऐसा तरीका भी नहीं है जिससे मैं इन लोगों को अपनी साइड कर सकूं। और एक आदमी वोंग को देख के सोचता है ये तो काफी पावरफुल लड़का है या कोई नॉर्मल लड़का नहीं हो सकता। संजू भी सोचने लगता है कि मैंने इसके बारे में शुरू से ही काफी गलत समझा, यह मेरी ही गलती है। और फिर वह रोते हुए बोलता है मैं यह सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ, मैं अपनी हार मानता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे किसी की ताली बजाने की आवाज आने लगती है। वह बंदा जब सामने आता है तो वह बोलता है मुझे यह उम्मीद ही नहीं थी कि बाई चांस हाई स्कूल के गैंगस्टर इतने ज्यादा कमजोर होंगे। तुम्हें खुद सोचना चाहिए, तुम एक अकेले लड़के से पूरे गैंग के साथ लड़ रहे हो, उसके बाद भी अगर तुम हार जाओ तो यह एक मजाक की तरह लगता है। और फिर इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।